Hello students, in this video we will learn how to decide the residential status of an individual. The conditions and rules regarding the residential status of an individual are mentioned under section 6 subsection 1. Basically there are two conditions to decide the residential status of an individual. The first condition is that individual should be in India for at least 182 days in the current previous year. 182 days और more, that means at least कर 182 days वो इंसान वो इंडिविजुअल इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा होगा, then he will be treated as resident of India. और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता then there is optional second condition. If the first condition is not fulfilled, then only we'll check the second optional condition. Okay, if the first condition is fulfilled, then there is no need to check the second condition. But if first condition is not fulfilled, that means वो individual इंडिया में 182 days या उससे कम है, then we'll go for the second condition. And according to second condition, he or she should be in India for at least 60 days in that current previous year. उस करंट प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन इंडिया में होना चाहिए, 60 या उससे ज्यादा. And along with that 365 days or more in the 4 preceding previous years. मतलब करंट प्रीवियस ईयर से पहले के जो 4 साल है उसमें 365 दिन टोटल, 365 या उससे ज्यादा इंडिया में होना चाहिए. These are the two basic conditions for deciding the residential status of an individual. Okay, first condition, वो इंडिविजुअल इंडिया में 182 डेज के लिए होना चाहिए. 182 डेज या उससे ज्यादा है तो नो नीड टू चेक द सेकंड कंडीशन, वो रेसिडेंट हो जाएगा. लेकिन अगर 182 डेज नहीं है करंट प्रीवियस ईयर में, देन एटलीस्ट 60 दिन होना चाहिए करंट प्रीवियस ईयर में. 60 के साथ एटलीस्ट 365 दिन पिछले 4 सालों में, पिछले 4 साल इन द सेंस करंट प्रीवियस ईयर से पहले के 4 साल. ओके, सो if any one of the two condition is fulfilled, he will be treated as resident. लेकिन अगर कंडीशन एक भी पूरा नहीं हुआ, दोनों भी कंडीशन पूरा नहीं हुआ, मतलब 182 डेज भी नहीं है, सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर रहा है, he will be treated as non-resident Indian, NRI जिसे हम बोलते हैं. ओके, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन उसने पूरा नहीं किया तो. फर्स्ट 182 डेज भी नहीं है और दूसरा कंडीशन भी पूरा नहीं है, नॉन रेसिडेंट. लेकिन अगर दोनों में से एक भी कंडीशन पूरा हुआ, he will be called as resident of India. But deciding residential status is not limited to this part. अगर आंसर नॉन रेसिडेंट है, दैट्स इट, ओके, नॉन रेसिडेंट के आगे हमें कुछ नहीं डिसाइड करना है. लेकिन अगर आंसर रेसिडेंट है, then further we have to decide whether he is ordinary resident या resident but not ordinary resident as per the conditions mentioned under section 6 subsection 6. मतलब अगर आपका आंसर रेसिडेंट आ रहा है तो फर्दर आपको चेक करना होगा कि वो ऑर्डिनरी रेसाइड है या नॉट ऑर्डिनरी. उसके लिए दो एडिशनल कंडीशंस है, उसके लिए दो एडिशनल कंडीशंस है. फर्स्ट कंडीशन दैट ही शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 preceding previous years. करंट प्रीवियस ईयर से पहले जो 10 साल है, 10 सालों में वो 2 साल एटलीस्ट, 2 से ज्यादा भी चलेगा, एटलीस्ट 2 साल रेसिडेंट इंडिया में होना चाहिए. एंड सेकेंड कंडीशन, सी बीच में एंड लिखा हुआ है, मीन्स बोथ आर रिक्वायर्ड, राइट. ऊपर आपने देखा होगा बेसिक कंडीशन में और लिखा था, मतलब दोनों में से एक, यहाँ पे दोनों भी जरूरी है. 10 में से 2 साल रेसिडेंट एटलीस्ट और 7 सालों में 730 दिन, 7 सालों में 730 या उससे ज्यादा. स्टे इन इंडिया फॉर 730 days और मोर इन इंडिया इन द 7 preceding previous year. ओके, सो ये दो कंडीशन है. अगर दोनों कंडीशन पूरा हुआ तो ही विल बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन उसने पूरा नहीं किया
या दोनों में से दोनों नहीं किया, he will be resident but not ordinary resident. रेसिडेंट तो वो पहले ही हो चुका है, रेसिडेंट तो वो पहले ही हो चुका है। हमें डिसाइड क्या करना था, वेदर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ओआर या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। उसके लिए ये दो कंडीशन, 10 में से 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए एंड 7 सालों में 730, दोनों भी है तो OR, ओके, दोनों में से एक मिसिंग है तो NOR। These are the rules, or you can say the conditions for deciding the residential status of an individual. But there are two exceptions for the basic rule, not the additional condition. I'm talking about the basic condition. Basic condition के लिए दो exception है. I'll tell you the exception first, then I'll tell you what will be the impact or effect of that exception on the basic conditions. So let's see the exceptions. First exception is an Indian citizen leaves India for the purpose of employment outside India or as a member of crew on Indian ship. मतलब कोई इंडियन सिटीजन अगर नौकरी के लिए बाहर चला जाता है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, गोइंग आउटसाइड इंडिया या फिर एज अ क्रू मेंबर ऑन इंडियन शिप, देन एक्सेप्शन इज एप्लीकेबल. वन मोर एक्सेप्शन इज देयर. उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन में एक्सेप्शन है तो हमें चेंज क्या करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द एक्सेप्शंस. देयर आर टू, तो ये हुआ एक. ओके, देयर the second exception is Indian origin person staying outside India comes on a visit to India. Now the important term is Indian origin. I'll tell you in the later part of this video Indian origin का मतलब क्या है मैं बाद में बताता हूँ in this video itself. But ये exception है कि Indian origin person जो इंडिया के बाहर रहता है but comes on a visit to India. तो इन दोनों में से कोई भी एक एक्सेप्शन अगर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देन व्हाट वी विल डू, विल चेंज द 60 डेज इन द सेकेंड कंडीशन. यहाँ पे देखो 60 डेज है, इसको हम चेंज करेंगे, विल रिप्लेस विथ 182 डेज. मतलब यहाँ पे 182 है, यहाँ पे भी 182 हो जाएगा बेसिक कंडीशन में, प्रोवाइडेड एक्सेप्शन इज एप्लीकेबल. एक्सेप्शन एप्लीकेबल होगा तो ये चेंज. Okay, exception नहीं है, then it's okay, 60 and 365. Okay, so these are the basic condition rules. Then I will move on to the next part. Few points that you have to keep in mind, that the stay need not be at the same place. मतलब stay in India is to be calculated. अब इंडिया में वो कौन से कोने में है, कौन से गांव में है, कौन से शहर में है, हमें वो देखने की जरूरत नहीं है. इंडिया में है, कहीं भी होगा चलेगा. सेकेंड थिंग, स्टे नीड नॉट बी कंटिन्यूअस. मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए ऐसा नहीं है. आप 10 दिन बाहर रहो, नेक्स्ट 10 दिन यहाँ पे आ जाओ, फिर बाहर चले जाओ, फिर आ जाओ 20 दिन के लिए, फिर बाहर चले जाओ, फिर आ जाओ. जितने दिन इंडिया में रहोगे, कंटिन्यूअस की जरूरत नहीं है. पूरे साल में जितने दिन रहोगे आप, वही स्टे कैलकुलेट किया जाएगा. एंड द डेट ऑफ डिपार्चर, मतलब जिस दिन इंडिया छोड़ के जाओगे, एज वेल एज द डेट ऑफ अराइवल, जिस दिन इंडिया में आओगे, बोथ डेज विल बी कंसिडर्ड एज स्टे इन इंडिया. मतलब बोथ डेज आर इंक्लूसिव. और जब हम डेज का कैलकुलेशन करेंगे तो ये हम इंक्लूड करेंगे कि वो इंडिया में था, जिस दिन जाएगा या जिस दिन आएगा. Next, the important term what is meant by Indian origin person. Indian origin person is the person if he or she himself or either of his parents, मम्मी पापा में से कोई भी एक, और वहां पे और है, right, and any of his or her grandparents, right. So इन पांचों में से he or she मतलब that person himself या उसके मम्मी पापा पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उनमें से कोई भी एक अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न मतलब पैदा हुआ है, then that person currently staying outside India but still will be treated as Indian origin person, right. The person himself, वो खुद या फिर उसके पेरेंट्स में से कोई एक या फिर
उसके ग्रैंड पेरेंट में से एक, मतलब 5 टोटल यहाँ पे लोग इन्वॉल्व है। पर्सन हिमसेल्फ एक, पेरेंट्स 2 और ग्रैंड पेरेंट्स 2, 5। पांचों में से कोई भी एक अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज इंडियन ओरिजिन पर्सन। हियर वन अनदर नोटेबल पॉइंट इज अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब आप सबको पता है, राइट? पाकिस्तान, बांग्लादेश, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर फ्यू इयर्स, राइट? तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स की बात चल रही है, इसीलिए उनका डेट ऑफ बर्थ शायद 47 से पहले हो सकता है, राइट? दैट्स व्हाई दे हैव गिवन द वर्ड अनडिवाइडेड इंडिया, राइट? So this is the term Indian origin first. Then whatever we have seen are the rules regarding deciding the residential status of an individual, and we will see the practical cases of deciding the residential status of individual only. ठीक है? Then we'll see one practical sum. We'll see one practical sums related to this theory part now. Mr. Dhaval, an Indian citizen, went out of India for the first time for the purpose of his employment outside India on 1st May 2019. इसका मतलब है कि मिस्टर धवल जो है वो इंडिया छोड़ के चला गया, वेंट आउट ऑफ इंडिया, पहली बार चला गया, फर्स्ट टाइम. एंड व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट. ऑन 1st May द डेट इज ऑल्सो गिवन. Came back to India, फिर से वापस आया on 1st December 2019. From this information, we have to decide his residential status. Find out his residential status for the assessment year 2021. Okay. So see, only 2 dates are given. एक दिन गया और उसके बाद वो वापस आया. अब इससे हमें उसका residential status decide करना है. Okay. So we'll see the residential status calculation here. Name of the assessee is Mr. Dhaval. Then very important, we should know what is our assessment here. It is mentioned in the question itself. And before this, assessment year 2021 है, तो इससे पहले का साल होगा previous year, that is 1920. This previous year is important because whatever calculations we are going to make will be for the previous year. Tax में हमेशा income calculation होगा या other calculation, it is always for the year previous year. That is, for this academic year it is 1920. 2021 is your academic year, assessment year. For you 1920 is the previous year. So Mr. Dhaval will be treated as a resident in India if he fulfills any one of the 2 basic conditions mentioned under section 6 subsection 1. और वो basic condition क्या है? Same I will write what I explained, that he should be in India for 182 days at least. मतलब he is in India for 182 days or more in the current previous year, that is 1920. And we have second condition, but before writing the second optional condition, we have to see whether exception is applicable or not. सेकेंड कंडीशन लिखने से पहले हमें देखना है एक्सेप्शन एप्लीकेबल है या नहीं, क्योंकि सेकेंड कंडीशन में नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, 60 और 365 वाला कंडीशन, लेकिन वो 60 चेंज हो सकता है अगर एक्सेप्शन एप्लीकेबल है तो मैंने एक्सप्लेन करते वक्त कहा था देयर आर 2 एक्सेप्शन. अगर उनमें से कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे सम में है, देन आई विल मेक द चेंज. 60 के बदले क्या लिखूंगा, 182. So first exception क्या था? If Indian citizen leaves India for the purpose of employment, and you can see Mr. Dhaval Indian citizen है और वो इंडिया किस लिए छोड़ रहा है, for the purpose of employment. इसका मतलब exception applicable है. So I will make that change. See, you have to mention when the exception is applicable. That exception is applicable, hence we are making the change.
मतलब सेकेंड कंडीशन में मैं 60 के बदले, देखो मैंने क्या लिखा है, 182 डेज, 365 वैसा ही है, 4 सालों में 365, लेकिन करंट प्रीवियस ईयर में 182, मतलब ये और ये सेम है। ओके, सो वी हैव टू राइट द कंडीशंस एज इट इज। सिर्फ सेकंड कंडीशन लिखते वक्त यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे बेसिकली 60 होता है, लेकिन अगर एक्सेप्शन है तो 60 के बदले 182, एक्सेप्शन नहीं होता तो मैं यहाँ पे 60 ही लिखता हूँ। ओके, नाउ विल सी द एक्चुअल कैलकुलेशन। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट हिज स्टे इन इंडिया, नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया का हमें कैलकुलेशन करना होगा, वो भी कौन से साल का, प्रीवियस ईयर। हमेशा कैलकुलेशन किसका होगा, प्रीवियस ईयर का। सो लेट्स कैलकुलेट। फॉर दैट पर्पस मैं अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरा ईयर लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे डेज कैलकुलेशन करना है, राइट। सो आई शुड नो कि इन ईच एंड एवरी मंथ फॉर हाउ मेनी डेज ही वाज इन इंडिया, कितने दिनों के लिए वो इंडिया में था, इसलिए मैंने अप्रैल 19 से मार्च 20 तक लिखा है। एंड सी 1920, that is the current previous year. Okay, now we'll see. For that, see the sum again. Question देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि he went out of India for the first time, पहली बार वो इंडिया छोड़ के गया, कब, 1 मई 2019, मतलब इस मंथ में, इस मंथ की 1 तारीख को वो चला गया इंडिया छोड़ के। इसका मतलब अप्रैल में वो इंडिया में था, क्योंकि मई को वो इंडिया छोड़ के चला गया है। सो अप्रैल में पूरा मंथ वो इंडिया में था, दैट इज 30 डेज। अप्रैल कंसिस्ट ऑफ 30 डेज। देन ऑन द 1 मई इटसेल्फ, मई की 1 तारीख को वो इंडिया छोड़ के चला गया। सो आई विल कंसिडर 1 डे ऑफ May month, 1 day. Why? क्योंकि डेट ऑफ डिपार्चर एज वेल एज अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर जिस दिन वो गया इंडिया छोड़ के, वो हमें इंक्लूड करना है। सो 1 तारीख को गया, मतलब वो 1 तारीख को इंडिया में था। सो मई का 1 दिन। उसके बाद यू कैन सी ही केम बैक टू इंडिया ऑन 1 दिसंबर 2019। वापस कब आया, दिसंबर में। इसका मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इंडिया में वो नहीं था। सो आई विल राइट ऑल जीरो, ऑल जीरो। कब तक, नवंबर तक जीरो। दिसंबर में वापस आया। हमें सिर्फ इंडिया में वो कितने दिनों के लिए था, वही स्टे कैलकुलेट करना है, इंडिया में कितने दिनों के लिए था। सो अकॉर्डिंगली मई को चला गया, मई का 1 दिन, यहाँ पे वो इंडिया में नहीं है, वापस कब आया, दिसंबर। दिसंबर की कौन सी तारीख, 1 तारीख से, इसका मतलब दिसंबर पूरा 1 तारीख से, मतलब 31। अब इसके बाद वो फिर से वापस गया, ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स वी विल अज्यूम कि ये इंडिया में आया, अब इंडिया में ही है, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया कि उसने बाद में इंडिया फिर छोड़ा है या इंडिया के बाहर वो चला गया है। दैट मीन्स अज्यूम करेंगे कि इंडिया में है, तो जनवरी भी पूरा, फेब भी पूरा। फेब में 29 डेज होगा, बिकॉज 2020 इज द लीप ईयर एंड ऑल ऑफ यू नो कि लीप ईयर में 1 दिन ज्यादा होता है फेब में। एंड मार्च 31st। सो ड्यूरिंग दिस करंट प्रीवियस ईयर, इससे पहले इंडिया में है, होने दो, हमें सिर्फ इस साल का रिकॉर्ड चाहिए था। एंड इस साल का रिकॉर्ड देखिए, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। अब इसका हम टोटल करेंगे, द टोटल इज 153 डेज। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में वो 153 डेज के लिए था। सो सी द कंडीशन, 182 डेज है, नहीं, फर्स्ट कंडीशन पूरा नहीं हुआ, सेकेंड भी नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड में भी क्या है, 182। इसका मतलब फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड वो कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे 60 होता तो 60 तो होता, मतलब यहाँ पे 153 है, तो 60 पूरा हो जाता, तो मैं क्या करता, 365 वाला पार्ट भी देखता पिछले 4 सालों का। लेकिन यहाँ पे 60 है ही नहीं। 60 क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन एप्लीकेबल था, और जब एक्सेप्शन एप्लीकेबल होता है तो यहाँ पे 60 के बदले 182 होता है। सो 182 डेज इन बोथ द कंडीशन, और यहाँ पे स्टे आ रहा है 153। इसका मतलब वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। सो व्हाट विल बी माय कंक्लूजन, कि मिस्टर धवल does not fulfill any of the basic conditions, hence he is non-resident
in India for the assessment year 2020-21 and that's it. क्योंकि जब आंसर नॉन रेसिडेंट है तो एडिशनल कंडीशंस चेक करने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर ये आंसर रेसिडेंट होता तो मैं एडिशनल कंडीशंस मेंशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 वो भी चेक करता. बट आंसर इज नॉन रेसिडेंट, दैट मीन्स देयर इज नो नीड टू डू द फर्दर कैलकुलेशंस. Thank you very much.